हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मी अमन बंसल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पार्ट ए आपके साथ डिस्कस हो चुका था, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो पेपर हुआ था 3 जन को, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो पेपर 1 के क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए थे। आई रियली होप कि आपने बहुत अच्छे से नोट्स जो आपको मैंने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बनाने हैं वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज हम 3-4 डेज गैप के बाद इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, यानी कि पेपर 1 का जो पार्ट 2 है। आज हम इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आए थे उसको आज हम क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जो आज का स्लाइड बनाया है ये मैंने 2 पार्ट्स के अंदर बनाया है। 2 पार्ट्स मीन्स पहले जो क्वेश्चन 5 to 7 जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि वो अभी ही रिपीट हुआ है, 2025 में रिपीट हुआ है, 24 में भी था, 23 में था, 22 में, 21 में, 20 में, मतलब तब से ये रिपीट होता आ रहा है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, और क्वेश्चन नंबर 20 था पेपर 1 में, इकोनॉमिक्स के पेपर में ये था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये वाला। जैसे 18 जून को भी पेपर था जो यूजीसी का, जैसे आप जानते होंगे, उसमें जो लीक हो गया था पेपर, कैंसिल हो गया था। नॉमिनल इंटरवल, जैसे हमने इसका कोड किया हुआ है NOIR, नो इंडक्टिव रीजनिंग। जो भी आपको शॉर्टकट लगता है उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये वीडियो में भी बताया गया है, जब रिसर्च ऑफलाइन करेंगे तब भी। जो स्टूडेंट आज सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में इसको समझेंगे कि सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो स्केल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमसे ये पूछा गया है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, और इवन पूछा भी वही गया है जो पहले से पूछा जाता रहा है। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और वो इस मैं बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन ग्राफ वाला शुरू होगा, प्रोबेबिलिटी कर्व वाला, उसके बाद सारे अनप्रेडिक्टेड हैं। जैसे कि अब मैंने उसमें से शुरू किया, अब क्लास शुरू होने से पहले वैसे तुम सारी चीज़ें कर ही चुके हैं। जैसे एक आर्टिकल आज ही आया है 11 मार्च को, व्हेन अवर एंसेस्टर्स स्टार्टेड यूजिंग टूल द थ्योरी एंड द एविडेंस, इंडियन एक्सप्रेस आज का। एंथ्रोपोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ पर पूछे गए हैं सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। और एक और आर्टिकल था, जैसे इसमें हमारे पास ये रहा है, द फील्ड ऑफ हर ओन डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर अनेबलिंग वुमेन टू ब्रेक ट्रेडिशनल बैरियर्स इन द फॉर्म वर्क। अब जिनके पास फोरेंसिक साइंस था यूजीसी का, उनके पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसके ऊपर पूछा गया, एंशिएंट टाइम्स के ऊपर पूछा गया, और उस समय वुमेन का रोल क्या था। और आज हम ये वाला आर्टिकल भी 11th वाले में देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी एक और आर्टिकल है, द कैप्टन टच चैलेंज ऑफ द पीस। और ये मैं आपसे हमेशा ही ऑफलाइन भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस भी करता हूँ कि आप इंडियन एक्सप्रेस के या कोई भी न्यूज़पेपर आप देखते हैं उसमें से आर्टिकल ज़रूर लें, सो दैट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो अनप्रडिक्टेबल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो पाए। क्योंकि यूजीसी में यू पहले है, तो हम अनप्रडिक्टेबल ही लेके चलते हैं हमेशा कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। वो बात हमेशा ही गलत होती है कि यहीं से आएगा वहीं से आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। बहुत टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप बिजनेस स्कूल्स के अंदर जो एग्ज़ाम सेट होता है, तो आप उसका जो स्टैंडर्ड है हर साल ही बढ़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया कि एब्सोल्यूट 0 पॉइंट क्या है, तो उसमें हमारे पास बी और सी ऑप्शन जो ऑफिशियल आंसर की में था, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड दी रेशो स्केल। अब यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है क्या लेबल वाइज है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, क्या रैंकिंग हम कर सकते हैं, क्या इक्वल इंटरवल्स होते हैं, और या मीनिंगफुल ज़ीरो हमारे पास तो रेशो के पास हमारे पास रहता है। लेकिन यहाँ पर हैज़ एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, बट ये ऑफिशियल आंसर की में ये 2 आंसर दिया हुआ था। अदरवाइज हमारे पास अगर नोट्स वाइज देखें तो हमारे पास यही एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये ऑफिशियल आंसर की में था। अदरवाइज हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो सिर्फ रेशो स्केल का ही आएगा, हैज़ और हैव एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, क्योंकि रेशो स्केल में ही वो हमें नज़र आएगा, बाकी किसी में नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसको आपने करेक्ट करना है। कुछ बच्चे इस तरीके से सोच कि नहीं सर वहाँ पर तो बी और सी गिवन था, उन्होंने कैसे लिया होगा, नहीं, तो ये एक उसका हैज़ ए ट्रू और द मीनिंगफुल 0। और देखो इवन नोट्स में यहाँ पर भी हैज़ ए लिखा गया है, और वहाँ पर भी जो मैं आपको वर्ड्स, सर्टन कीवर्ड्स की बात करता हूँ कि यूजीसी एज इट इज़ ही कई बार पिक कर लेता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, अभी भी जून में पूछा जा सकता है, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, जितने भी कमीशंस रहे हैं, जैसे उससे पहले राधा कृष्ण कमीशंस के बारे में पूछा गया था, या सेडलर कमीशन के बारे में पूछा गया था, या फिर ये पूछा था कि कौन सा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था। जितने भी कमीशंस हैं उनके बारे में आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से एक माइंड मैप वाइज, बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट वाइज आपने बना लेना। ऑफलाइन भी मैं आपको काफ़ी सारी हेल्प करूंगा जब हायर एजुकेशन स्टडी करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं इसमें अब क्या ऑप्शंस हमें दी गई है। रिकमेंडेशन, जैसे रिकमेंडेशन वाइज कोठारी कमीशन है, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोठारी कमीशन क्या था, या फिर मैकलॉय मिनट्स में क्या, जो उससे पहले हमने डिस्कस किया। एक ही पेपर में देख लीजिए कमीशन वाइज कितने क्वेश्चन हायर एजुकेशन के रहे हैं मोस्ट, और या फिर क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाइज। अगर आप इस वीडियो को पिछली वीडियो के साथ रिलेट करके देखें, क्योंकि मेरे को तो याद है कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया और क्या क्या आपको बताना है, ठीक है। इसमें सारा R&D होता है। अब उसमें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, C, D और E, कि रीऑर्गेनाइज करना यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, चेंजेस इन दी करिकुला, चेंजेस इन दी मेथड ऑफ दी एग्जामिनेशन, जो यहां पर हमें करेक्ट दिया गया एज पर दी आंसर की। अब यहां पर देखते हैं लॉर्ड कर्जन या थॉमस रैले का नाम भी आता है जो चेयरमैन थे। पर्पस वाज टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अब कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ये वाला वही पॉइंट होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। अब रिकमेंडेशन जो हम स्टडी करते हैं, या जो मैंने आपसे 3-4 बुक्स का नाम लिया था पब्लिकेशन वाइज, तो उसमें क्या है, बस नॉर्मल सा दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डीप हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर चेंजेस इन द करिकुलम की बात करी गई है, रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये इस वाइज भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं। चेंजेस इन द मेथड ऑफ द एग्जामिनेशन, चेंजेस वर मेड टू द करिकुलम, ग्रांट एंड एड टू प्राइवेट स्कूल्स वाज रेज्ड। अब ये सारे पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। CD इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया, जैसे रैले कमीशन भी कई बार कहते हैं, क्यों, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने अपॉइंट किया था, ठीक है, रिफॉर्म्स इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। और सेडलर कमीशन में लॉर्ड चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, जो मैंने हिस्टोरिकल वाइज बताया था। और इसको भी हम कई बार क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इसको हम कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन भी, ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1970। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए और 2-3 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब ये एक नया वर्ड है, टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ मीडिया। अब जैसे जॉन मिल्टन है, जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं कि इनका रोल क्या था, जॉन मिल्टन का क्या मीडिया वाइज रोल रहा, मीडिया वाइज बिल्कुल रहा, लेकिन क्या लासवेल के साथ था, रविंद्रनाथ टैगोर की थिंकिंग कुछ और थी, रामाराव की डिफरेंट थी। अब ये आपको स्टडी वाइज एक्स्ट्रा नोट करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लासवेल मॉडल हम कम्युनिकेशन वाइज स्टार्ट करेंगे आज, जैसे कि हमारा ऑफलाइन में नया बैच शुरू हो रहा है और उसमें नया टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे थ्योरी काम करती है और लासवेल मॉडल कैसे काम करता है, और ये बहुत रेयर यूज़ किया जाता है ये वाला, बस सिर्फ लासवेल मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, हेरोल्ड मतलब पूरा नेम कई बार नहीं लिया जाता, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अ कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल एनालिसिस। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जैसे भी आपको इसमें से समझ आ रहा है, आप उस वाइज फीडबैक हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एडवाइस दिया था, रिक्वेस्ट करा था कि अगर आप हमें फीडबैक में, जाने कि जो हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ पर बताएंगे कि सर ये बात हमें पता चल गई है, ऑल्दो कुछ बच्चे ऑफलाइन मेरे को बता देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बताएंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड वे में साथ साथ और भी चल सकती हैं। अब मेरी तरफ से ये कंट्रोल एनालिसिस रहेगा, बिकॉज आई एम द स्पीकर हियर, ओके। अब मैंने क्या बताया, अब ये कंटेंट एनालिसिस मैंने 3-4 दिन में किया कि क्या कौन कौन से पॉइंट आगे रखने हैं, कौन कौन से पीछे रखने हैं। देन इन विच चैनल मीडिया एनालिसिस, जो हम मीडियम के थ्रू, जैसे हम आपको ऑनलाइन के थ्रू इसमें बात कर रहे हैं, और यही सेम लेक्चर में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि आज हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होना है और आज ही मैं इसका आपको वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं, और आपको ऑफलाइन भी ये हेल्प करेगा। ये सारा कंट्रोल भी होगा, कंटेंट भी होगा और मीडिया एनालिसिस भी होगा कि कब वीडियो बनाया जाना चाहिए, ठीक हो गया जी। देन टू हुम, ऑडियंस एनालिसिस, रिसीवर कौन है और किन किन के साथ, ये जैसे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी कि जब आप आना चाह रहे हैं स्टार्टिंग वाइज, तो नए टॉपिक पे क्लास मिस मत करिए। ये मैंने लास्ट फ्राइडे भी आपको रिक्वेस्ट किया रहा था और आज भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एंड विद व्हाट इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। 2 वर्ड्स आगे, एक तो ये अफेक्ट हो गया,
आपसे बात हुई है काफ़ी बार, जो बच्चे नए हैं वो ऐसा लिख सकते हैं अबाउट द फीलिंग्स अफेक्ट, बट जो ये वाला है इफेक्ट, यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉज के साथ जो होगा। अब यहाँ इससे कॉज हो सकता है क्या मैसेज चूज किया गया था और क्या कंटेंट था। जैसे 2 वर्ड्स है, कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है, एक वर्ड हो गया हमारा रिकॉर्ड, एक वर्ड हो गया हमारा रिकॉर्ड। अब जैसे हमारे इंडियन टीम ने, अब कई तो कह रहे रिकॉर्ड बना दिया, अब रिकॉर्ड नहीं है, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला ये है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ये है जो CD DVD वाला होता है, ठीक है, दैट इज द रिकॉर्ड। अब वो रहेगा कि क्या उसमें इफेक्ट रहेगा, या हम कहेंगे नहीं नहीं इसको इस बात के बारे में कम मालूम है। जैसे मैंने आर्टिकल्स के साथ आपके साथ बात शेयर करी, अब इसका मीनिंग यही था, आर्टिकल्स का मीनिंग क्या था, ये वही था कि कंटेंट को कैसे एनालाइज किया जा रहा है। हो सकता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम इसमें जा रहे हैं, बट डिपेंड करेगा कि कंटेंट को कैसे एनालाइज किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब ये एक न्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ जो ऑप्शंस हैं ये ओल्ड ऑप्शन हैं, एक्लचरेशन वर्ड और एनकल्चरेशन, जो कि 2024 में भी जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं 2025 में न्यू बैच में, आप क्या कर सकते हैं, पिछला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, दोनों वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं, तो इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, द आइडिया ऑफ मीडिया अलाउइंग चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड इवन बिफोर दे एक्वायर द स्किल्स ऑफ देयर रोल प्ले, यानी कि जीन पियाजेट वाली जो स्टेजेस थी या ब्रूनर वाली अलग अलग तरीके जो बताया गया था, उसमें से क्या वो पूछना चाह रहा है। क्या अर्ली शो है, वैसे अर्ली शो टीवी पे आता है, उस तरीके से उन्होंने लिया मीडिया वाइज। अर्ली अप्रोच, क्या बच्चे खुद ही अप्रोच ले सकते हैं होरिस्टिक वाइज, जैसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड। अर्ली विंडो इज दी ऑप्शन जो यहाँ पर इन्होंने चूज करा हुआ। अब देखते हैं अर्ली विंडो और अर्ली एक्लचरेशन क्या होता है। पहले इनकल्चरेशन और एक्लचरेशन को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों को वोकैब वाइज आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF हम डाल देंगे, आज कंप्लीट हो गया है। It refers to the process of learning, internalizing their culture, values, norms, belief and the behaviors. Raised in the missionary faith, a young girl is instilled with the traditional Christian values and the belief. अब जैसे आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर हम पले बड़े वो सब चीज़ों को इंटरनलाइज कर दिया गया कि आपके साथ रहेंगे। आज हमने आर्टिकल में क्या देखा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने टूल्स को कब यूज़ करना शुरू किया। अब वो क्या था, एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पर हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, anthro. Now, what is the culturation? Process of culturation exchange, people from different culture come into the sustained contact. जैसे आप सभी हमारे पास आए, हो सकता है आपका स्टडी करने का कल्चर डिफरेंट हो। अब कुछ बच्चे तो यही सोचते हैं कि सर जैसे बाकी सब कॉमेडी करके पढ़ा रहे हैं सर आप वैसा पढ़ाइए। हमने आपको पहले ही बताया कि हम रिसर्चर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उसमें हमें ये शोभा नहीं देता लूज़ वर्ड्स को, लूज़ टॉक्स को, और आगे जाकर हमने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करना है, बहुत बार चीज़ें हमने आर्टिकल वाइज रखनी है, तो हम उसी पिच को लेकर चलेंगे। यानी कि इनकल्चरेशन है, बाद में नई चीज़ें अगर उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। A woman from Mexico moves to United States, learn English to communicate with her new neighbors. अब एक्लचरेशन में हम ये कहते हैं कि वहाँ पर गए, शिफ्ट हो गए। जैसे इसका मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे डॉटर हैं, उनका मैरिज होता है, वो ये वाले वैल्यूज़ भी ऑलरेडी उनके पास इनकल्चरेशन में है, कुछ और चीज़ें भी वो नए घर जाकर सीखेंगे या फिर नए ऑफिस जाके या नए वर्क कल्चर में सीखेंगे। तो ये एनकल्चरेशन वर्सेस एक्लचरेशन था। और हमारे पास देखते हैं कि अर्ली विंडो क्या है। द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्ड लाइफ आर पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल पीरियड व्हेन इट कम्स टू देयर एक्सपोजर टू मीडिया शेपिंग देयर परसेप्शन एटीट्यूड्स सिग्निफिकेंटली ऑफन ड्यू टू द डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज। आ गई जी, यहाँ पे कॉग्निशन वाइज आ गया, एंड लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पर हमने बात करा था सेलफोन के बारे में, मोबाइल ट्रेनिंग के बारे में। अब क्लास हमने बात करी थी कि जो बच्चा है अर्ली विंडो में, अर्ली अप्रोचेज़ में क्या है कि उसने मोबाइल चलाना नहीं सीखा, उसने नहीं सीखा मोबाइल चलाना, लेकिन मम्मा के पास वो था। मदर फीड वाला एग्जांपल हमने क्लास में लिया था कि उसके प्रेजेंस में वो सारी चीज़ें थी, तभी उसने यूट्यूब और ये ऐसे करना चलाना सीख लिया कि पहले ऊपर करेंगे, फिर वो थोड़ा ड्रैग डाउन करेंगे, इंटरनेट प्रेस होगा और वहाँ से यूट्यूब आइकन प्रेस हो जाएगा।
तो ये अर्ली विंडो के कुछ की पॉइंट्स हैं, इसीलिए लिखे गए हैं कि हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएं। जैसे हमने ये डिस्कस किया है कि जो ये वाला पेपर था जनवरी वाला, वो आगे जून के लिए एक बेसमेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चंस रहेंगे जून में भी। हाँ जी, ईपीए स्टाइल, जैसे हमारे पास जो इस बार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जेआरएफ में इंग्लिश के बच्चे हैं, लेकिन इंग्लिश में एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ये पूछा गया इकोनॉमिक्स के पेपर में, किसी और एग्जाम में भी आ सकता है। और इवन इकोनॉमिक्स के पेपर 1 में कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो सोशियोलॉजी के थे, वो कंसेप्ट एंथ्रोपोलॉजी का था, तो ऐसा कि आपको सब चीज़ें ही स्टडी करनी पड़ेंगी। तो इसमें आंसर 3 था, लोकेशन। और ये तो एक स्टैटिक पोर्शन है जो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले है, कौन सा ईयर बाद में है, कैसे, तो ये आप जब अच्छे तरीके से आप याद कर सकते, दोनों डिफरेंस वाइज। हाँ जी, बनारस संस्कृत कॉलेज, जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, मेरे से पढ़े हैं, ये नोट्स में सबसे फर्स्ट पेज पे होता है। जब हायर एजुकेशन करेंगे बिल्कुल सबसे फर्स्ट पेज पे होगा। वार्न हेस्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जोनाथन डंगन पे आ जाएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे। ये वही बात थी, बनारस संस्कृत कॉलेज, अगर यहाँ पे HU लिखा होता, BHU लिखा होता, तो तब भी हम इसी को क्लिक करते। बस हमें साथ में एक्स्ट्रा ऑप्शन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमें बनर्जी साहब के बारे में, बिशप के बारे में, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, अब जैसे कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करवाई, अब जैसे जलंधर में भी इन्होंने कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करवाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिपेंड करेगा कि थोड़ा थोड़ा हम उनकी बायोग्राफी के बारे में देख लें। British resident of Banaras established the Banaras Sanskrit College in 1791. The college was established to promote the study of Hindu philosophy and the laws. But उससे पहले जैसे मदरसा बनाया गया, जो मैंने वार्न हेस्टिंग्स वाली बात करी कि दोनों चीज़ों को स्टडी करना था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, उसमें दोनों के लॉज को स्टडी करना था। और ये हमने 8th क्लास में स्टडी किया है हिस्ट्री चैप्टर में, कि जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। लैंड के यूनिट्स नहीं थे उनके पास, लेबर का नहीं पता था कि वर्कफोर्स कैसे काम करती है, कैसे सेल हो रहा है, और कल्चर तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था। तो जो चैप्टर था हाउ वाला चैप्टर, हाउ व्हेन व्हाट, इस तरीके से 8th क्लास का जो चैप्टर है, ठीक है। सुप्रीनर, मतलब इसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉलेज अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहले गवर्नर जनरल उस समय बना दिए गए थे जब रूल्स चेंज हुए थे, ठीक है। SOS होते थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते थे। अब अगली बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने अप्रूव किया, इट माइट बी। तो ये सारा चीज़ें आपको, द नेम वॉज चेंज टू संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी। और संपूर्ण नंद वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा गया है। और संपूर्ण नंद कमेटी भी है, ठीक है, कमेटी भी है कि इसमें प्रोफेसर ने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी थी, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होता तो कहीं से भी आ सकता, तो मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, जितने हमने इससे पहले क्वेश्चन किए ये इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड, और हम क्लास में या जो आपको स्कैनर हमने दिया हुआ उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इतना बिलीफ आपको बनाना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कुछ एक आध स्टैटिक होगा, बाकी सब क्या होगा जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे तो वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ को हमने प्रेडिक्ट करना था, वैल्यूज़ हम बड़े अच्छे से बना सकते हैं। बट ये स्टैट्स का क्वेश्चन था, रिसर्च एप्टीट्यूड वाइज अगर हम बात करें पेपर 1 में, उसका ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अब हो सकता है, आज नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से कह रहा हूँ कि पेपर 2 का जो स्टैट्स वाला पार्ट है वो आपको पूछा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते सर ये पेपर 1 में क्यों ही पूछा गया, ठीक है। तो बिजनेस स्टैट्स का ये क्वेश्चन है। देन अब ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC की बात कर रहे हैं, हिप हॉप म्यूजिक, हॉलीवुड कैफे, हेज कोड, चॉम्स्कीज प्रोपेगेंडा मॉडल। इट मीन्स ये हमारा कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। और कम्युनिकेशन वाइज क्या इतनी हिस्ट्री, और ये भी मेरे लिए एक बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था। 1-2 चीज़ें इसमें से पढ़ी हुई हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। जैसे कि अब आगे देखते हैं, ये था कि BBC क्या है, 1922 में शुरू हुआ, करंट स्टेट वाज द नेम ऑफ द न्यूएस्ट डे 1927, और ये फाउंडर्स थे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाइज ये आप चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हिप हॉप म्यूजिक, DJ कूल, हैक्स पार्टी, 1973 पूछा तो उन्होंने क्रोनोलॉजिक ऑर्डर वाइज था, तो हम इसमें से भी सब चीज़ों को निकाल सकते हैं नोट्स वाइज, ठीक है। जैसे मैंने इसको R&D में डाला है। अब जैसे हॉलीवुड को कब स्टार्ट किया गया, कब LA में ये बना, कैसे हुआ, वो भी क्रोनोलॉजी कम्युनिकेशन वाइज है। और हेज कोड है जो हम आजकल भी बात करते हैं
कि अब्यूजिव कल्चर प्रमोट कर दिया गया है, लूज टॉक्स प्रमोट कर दी गई हैं, उस तरीके की कुछ प्रोटोकॉल्स थी। जैसे हम देखते हैं आगे जाकर लिखा हुआ है, परसुएडेड द कैथोलिक ऑडियंसेस टू बायकॉट थिएटर्स बिकॉज ऑफ द सिनफुल कंटेंट, दिस हैड ए मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट एंड द स्टूडेंट्स एग्री टू अबाइड बाय द कोड। ठीक है जी, मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है सेंसर बोर्ड से। नो पिक्चर शैल बी प्रोड्यूस दैट विल लोअर द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ दोज हु सी इट, जिसने भी देखा है मॉरल स्टैंडर्ड। अब आप आज देखिए, चाहे वो नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ हैं, HBO पे कहीं पर भी आ रही हैं, उनका मॉरल स्टैंडर्ड क्या है, वैल्यूज़ क्या है। अब एक जो शो था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, अब शायद वो भूल गए होंगे चैंपियन ट्रॉफी के रन में, या कुछ एक दो चीज़ें और हो गई हों उसके साथ भूल गए होंगे, अदरवाइज़ वो बहुत ही मतलब बिल्कुल लोअर लेवल की टॉक थी जो शो में करा गया है। और कुछ लोगों के उसके बाद भी कमेंट्स है कि अब लोग सर नॉर्मल जोक्स को पसंद नहीं कर रहे, तो हमें लग रहा है कि हम भी लूज टॉक या अब्यूजिव कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ऑडियंस शुड नेवर बी थ्रोन टू साइड ऑफ क्राइम, रॉन्ग डूइंग, इविल और द सिन। करेक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ सब्जेक्ट ओनली टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट शैल बी प्रेजेंटेड। अब मूवी या शो आने से पहले क्या बोल दिया था कि इसमें भावनाओं को आयत नहीं किया जाएगा, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, ऐसे ऐसे करके है, इसका नेम नहीं यूज़ किया जाएगा। जैसे एक मूवी बनी थी बेबी जॉन करके मूवी थी, लेकिन वो भी हमारे इंडिया में किसी जगह एक कोई केस हुआ था, उसको देखकर वो बेबी जॉन को बनाया गया। ठीक है जी, आ गया प्रोफैनिटी, ऑब्सैनिटी, racial slurs and included detailed instructions of outlining how certain topics should be shown on the screen. This is the Hays Code. अब आप ये सोच सकते हैं, अगर आप मेरा R&D थोड़ा सा या विजन समझ चुके हैं, ये एक्चुअली अगर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस डाला गया है, अगर आप देखें हमारे इंडिया में प्रॉब्लम तो यहीं से चल रही है ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी भी, उससे पहले भी चैनल्स पर अगर आप देख पाएँ, जिन भी वीडियोस में मैंने स्टडी करवाया है कि करंट सिनेरियो क्या है, जियो पॉलिटिकल वाइज क्या चीज़ें चल रही हैं। अब हो सकता है कॉमर्स में जो अभी ट्रेड वॉर्स एंड ऑल चल रहा है, क्या पता ऐसा कुछ आ जाए अभी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए। जैसे इकोनॉमिक्स के पेपर में कौन सा पैराग्राफ था, आपसे बात हो चुकी है, मैडम मैरी क्यूरी के ऊपर था। अब आप कहोगे सर हमने नहीं स्टडी किया होगा, तो ऐसा करके है। सो यहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था कि हॉलीवुड पहले आया, फिर BBC आया, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज। अब अगर आप ये देखें ऑप्शन वाइज जो आंसर की में था, अब हॉलीवुड और उसके बाद BBC। अब हॉलीवुड का अगर आप देखें, ये 1970 है और यहाँ पर 1922 है, तो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, चैलेंज हो सकती हैं, बट आंसर की में यही था। बट आप ईयर वाइज इसमें क्या कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हिप हॉप म्यूजिक 1973 में ही था, ये 1910 में हमारे पास रहा। ठीक है, 1910 में हॉलीवुड वाइज। ठीक है, तो इसीलिए सी को पहले लिया गया। ठीक है जी, 1910 वो BBC वाला था, 1970 या हेज कोड 1930, चोमस्की मॉडल भी आप पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी, उसके बाद ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये रिसर्च वाइज भी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन टर्म्स भी हो सकते हैं अगर हम इनकी वर्डिंग को देखें। सब्जेक्टिव अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बात कर लेते होते हैं बायसनेस, कि बायस होगा बिहेवियर। इसमें हम कहेंगे कि कुछ भी बायस नहीं होगा, डायरेक्ट बात यहाँ पर हमें कही जाएगी। जैसे कि इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्टिव है दैट इज B4, टोटल सेट ऑफ एट्रोशिएट बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म्स। ये टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग में, हम इसको पढ़ेंगे। एक वर्ड आएगा एक्सटेंशन, हम यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे, डोंट वरी। एक वर्ड आएगा इंटेंशन, जिसमें हम कहेंगे कि एक कॉनोटेशन मीनिंग होगा, एक डेनोटेशन मीनिंग होगा। कोनेट मीन्स कि फीलिंग वाइज मीनिंग क्या है, डेनोटेशन वाइज क्या होगा कि डिक्शनरी वाइज मीनिंग उसमें क्या आएगा। तो इसमें इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन, वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं हमने एक्सटेंडेड वाइज एक्सटेंशन में बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है सब्जेक्टिव का, इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट स्पीकर बिलीव्स टू बी पोजेस्ड। अब बिलीव्स मतलब आ गया तो कि उनका विश्वास है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मीन्स वो अपने इंटेंशन वाइज आगे को बढ़ रहे हैं। इसमें वो एक्सटेंशन नहीं आपने ऐड करना कि सर एक्सटेंडेड वाला आउटकम है, ऐसा मीनिंग नहीं है इसमें। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन वाइज। ओके,
अब यहाँ पर सी का ऑप्शन हमें 2 दिया गया, कॉमनली एक्सेप्टेड इंटेंशन आ गया ना जी, कि जो कॉमन सबके पास है, हम कह रहे हैं कन्वेंशनल मीनिंग है जी, बस इसका मतलब यही होता है। और डी हमारे पास सिनोनिम्स हम कहते हैं अनदर वर्ड दैट हैज़ दी सेम मीनिंग। यहाँ से भी चूज़ किया जा सकता था, बिल्कुल ये देखिए डी का 1 ऑप्शन से भी चूज़ किया जा सकता था, बट हमने इसको समझना था कि कौन से टॉपिक से आया। ये टॉपिक कब से आना शुरू हुआ है, पिछले 3 शिफ्टों में जो एग्जाम है, यानी कि साल 1.5 साल से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। कौन से टर्म से? 2 टर्म्स, कॉनोटेशन, डेनोटेशन, ऑपोजिट वाइज, एक्सटेंशन, इंटेंशन, सेम मीनिंग्स हैं। ठीक है, इसको भी स्टडी करेंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्यूटी सब्जेक्टिव, वी मेड एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन बेस्ड ऑन दी डेटा, दोनों ही एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, ऐसा मीनिंग आपको देखना है। और इसको क्वेश्चन करेंगे जब हम इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे, फैलेसीज करेंगे, उसमें सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे, इंटेंशन और एक्सटेंशन को। हाँ जी, ये भी एक नया कंसेप्ट था, रेटिंग स्केल वाइज न्यू कंसेप्ट था, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन था। जैसे टेलीस्कोपिंग है, सैटिस्फाइंग है, नॉन डिफरेंशिएशन है और ऑप्टिमाइजिंग है। बट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन रिस्पॉन्ड द सेम वे टू जस्ट अबाउट आइटम ऑन ए रेटिंग स्केल, दिस रिस्पॉन्डेंट इज एंगेजिंग इन। जैसे आपसे डेटा लिया जाता है, कहाँ से? यूट्यूब वाला जो सर्वे होता है, स्विगी का है, जोमेटो का है, जेप्टो का है, सबका जो हमारे पास सर्वे है, वहाँ से किस तरीके से आप क्या करना चाहेंगे, रेटिंग देना चाहेंगे। बट क्या लिखा, पर्सन रिस्पॉन्ड टू द सेम वे टू जस्ट अबाउट द आइटम ऑन ए, सेम, उसी सेम तरीके से बताया। अगर इस रेटिंग स्केल पे नहीं जाना है तो हम कहेंगे कि कोई डिफरेंशिएशन उसमें नहीं था। बट अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें, टेलीस्कोपिंग वाइज, अ कॉग्निटिव वाइज वेयर पीपल मिस रिमेंबर द टाइमिंग ऑफ द पास्ट इवेंट्स, ये कब हुआ था? जैसे मैंने अभी बताया कि मीडिया में भी कहा जाता है कि शॉर्ट मेमोरी ऑडियंस की, और उसके बाद हमने एक पढ़ा था स्लीपर्स इफेक्ट की जो क्रेडिबिलिटी होगी 24 आवर्स। अब जब तक हमारे चैंपियंस आए तब तक याद है, थोड़ा बहुत तक। अब जैसे ही मेरे को लग रहा है 22 को शायद है, 22 को अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 से IPL शुरू हो जाएगा सब, फिर वहाँ RCB, चेन्नई सुपर किंग, धोनी एंड ऑल, ये सब वहाँ पर चीज़ें चली जाएंगी। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर जून में फाइनल आ जाएगा WTC, फिर और आगे कोई प्रेपरेशन आ जाएगी, तो ऐसे चलता रहेगा। Further back in time, they actually are of distant events as more recent in the recent, leading to the inaccuracy in the recall। कई बार हमें लगता है कि क्या उसको सही रिकॉल किया या नहीं किया, इसीलिए मैं जब आपको स्टडी करवाता हूँ तो सोचता हूँ कि पास्ट में कुछ ऐसा मिस रिमेम्बरेंस ना हो, सो दैट आपको याद करने में कोई दिक्कत आए। ठीक है जी, तो इसको आप सर्वे में यूज़ कर सकते हैं। जो टेलीस्कोपिंग है, रिसर्च का वर्ड है, रिसर्च एप्टीट्यूड। Now, satisfying is a decision-making strategy that aims for a satisfactory or the adequate result rather than the optimal। हम कहते हैं कि चलो देख लो, जिसमें उसका नुकसान भी ना हो, मेरा भी ना हो, ऐसा कोई सोल्यूशन हम रिसर्च में कभी नहीं लेते, पूरा एग्जैक्ट ही हमें मालूम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग मैक्सिमम एक्सर्शन टुवर्ड अटेनिंग द आइडियल आउटकम, satisfying फोकसेज ऑन दी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऑनगोइंग जाएंगे, उसी प्रोसेस के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे, वो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग होगा। जैसे आप अभी डिसीजन कैसे बना लेंगे, 2 वीडियो से कैसे डिसीजन बनाएंगे? कुछ बच्चों ने तो बना लिया था, अरे सर ये तो डे बाय डे बहुत अच्छा बना रहे हैं पेपर। कुछ कहते हैं सर अच्छा सर ऐसा पेपर भी बनाते हैं या ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैग्मेटिक मेथड में जाएंगे, वैसे वैसे आप सेटिस्फाइंग करते रहेंगे। इट्स नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है जी, हाँ। उसके बाद हमारे पास नॉन डिफरेंशिएशन वाला, टेंडेंसी फॉर ए पार्टिसिपेंट्स टू प्रोवाइड द सेम रिस्पॉन्स टू द मल्टीपल क्वेश्चंस इवन व्हेन दे आर मेंट टू कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। जैसे हमने पूछा, ये भी स्केल ही है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को सोचिए, बार बार पूछना चाहेंगे। अच्छा आपने मारा, हाँ जी मैंने मारा। आपने कैसे मारा? नाइफ से मारा जी। अच्छा नाइफ कहाँ से लेके आए थे? बार बार उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स पे लेके आ रहे हैं कि वो एक चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे हमें बार बार मैसेज आता है कि सर डू यू फील हंग्री,
ऐसे करके, या फिर कुछ ना कुछ कि अभी आप तक आपने शॉपिंग नहीं किया, वी आर मिसिंग यू है ना दिस वी, या कुछ ऑफर्स, तो वो क्या है, हमारा नॉन डिफरेंशिएशन ही है, वो हमारा रिस्पॉन्स ही लेना चाहते हैं। सेम वे जैसे रिकमेंडेशंस हमारे पास आ जाती हैं कि आप शायद ये वीडियो मिस कर रहे थे, कल आपने इतनी सारी देख ली थी लेकिन ये वाली भूल गए आप। इट इज़ ऑल्सो दी एल्गोरिथम जिसमें नॉन डिफरेंशिएशन में काम हो रहा है। हाँ जी, इंडियन लॉजिक अब इसमें भी अनप्रडिक्टेबल ही रहा, ऐसा सेम नहीं रहा। जैसे कुछ बच्चे हमारी क्लास में मैनेजमेंट के हैं, उनके एग्जाम में भी जो फैलेसीज आई, जितनी भी फैलेसी थी, तीनों ऑप्शन सेम थी लेकिन एक वर्ड नया ऐड उसमें कर दिया। अब फैलेसी कितनी है, पूरी 150 हैं, ठीक है, फिर उसके लिए पीएचडी करते हैं, मतलब सब चीज़ें और अच्छे से ऐड ऑन कर लेंगे, तो ऐसे तो कुछ भी डाल सकता है। हाँ जी, सो व्हाट वी हैव अकॉर्डिंग टू न्याय, जैसे हम कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, बट हम कह रहे हैं कारण, जैसे हम कह रहे हैं, मतलब संस्कृत में जो अ वाला वर्ड है, जैसे हम कहते हैं कि हलंत लगता है या एक मात्रा होती है, तो कारण की बात हो रही है। समयव्ययी कारण, असमयव्ययी, जैसे हम कहते हैं कि उस समय हुआ या असमय हुआ या उसके सामने हुआ नहीं हुआ। जैसे निमित्त वर्ड एक होता है कि मैंने आपके लिए किया, जैसे ये वीडियो है आपके निमित्त बनाई गई है, ठीक है जी, निमित्त मीन्स उसके नेम करना या उसके लिए करना, ऐसे निमित्त वर्ड होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने पैसे लिए, हमने कहा कि आपके निमित्त हमने ये डोनेशन कर दिया या आपके लिए हमने गाय को खाना खिला दिया, सहज कारण। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, बाकी उस समय ही करेंगे। समयवाही कारण, इनहेरेंट और द मटेरियल कॉज, नॉन इनहेरेंट, इंस्ट्रूमेंटल और द एफिशिएंट कॉज, ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंटल हो गया और एफिशिएंट जैसे हमने बताया कि आपके लिए ही ये किया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द इफेक्ट प्रोड्यूस एनर्जी इन द कॉज मीनिंग दैट दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड और दी आइडेंटिकल, जैसे मैंने बताया कि आपके समय भी बिल्कुल सामने। अब असमयवाही, नॉन इनहेरेंट कॉजेस, इंस्ट्रूमेंटल और द एफिशिएंट कॉज, स्पेशली द डाइटी आ गया जी, कंसिडर्ड एज द एजेंट इन द क्रिएशन। अब इसमें वही आध्यात्मिक वाला वर्ड यहाँ सामने यूज किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्रास को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ये इसमें क्वेश्चन था। अब यहाँ पर विक्रमशिला वाइज भी, जैसे एंशिएंट जो एजुकेशन है, ये भी हायर एजुकेशन का क्वेश्चन। अब आप टोटल दोनों वीडियो में से देख लेना, हायर एजुकेशन के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कमेटीज वाइज भी आए हैं और एंशिएंट वाइज और इकोनॉमिक्स के पेपर में ये रहे हैं, जिनका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पर तांत्रिक और बुद्धिज्म, ठीक है, दोनों अलग अलग, ठीक है, लेकिन कैसे हैं आइए देखते हैं। विक्रमशिला महाविहारा, ये ठीक है, जहाँ पर टीचिंग्स होती है, इसको महाविहारा वर्ड भी ऐड ऑन कर देते हैं। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट इंडिया, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स टाइम। सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर, जैसे इसमें पाणिनि और इस तरीके से भर्तृहरि, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्कैनर में भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे उसमें। फिलोसफी एंड द इंडियन लॉजिक, द मोस्ट ब्रांच ऑफ लर्निंग वाज द टेंट्रिज्म। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है, वर्डिंग वाइज भी वहाँ पर एरर होता है, तो इस वजह से हम, बस यही था क्लिक करने वाला कि अगर ये नहीं भी आता, अब इसमें उन्होंने वो समझ लिया होगा कि तांत्रिक वाला होगा, अरे सर तांत्रिक और बुद्धिज्म कैसे मैच होंगे, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। कई बार स्कॉलर वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पाणिनि जी कहाँ के स्कॉलर थे, चाणक्य जी, विष्णुगुप्त, ये नाम वाइज पूछा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। हु वर इनवाइटेड बाय, या फिर वो ह्यून-त्सांग की हम बात करते हैं, ये तो भाई साहब सब जगह जाकर ही आए हैं, ठीक है, ये सबसे मिले हैं, जिससे भी मिलते थे कन्वर्ट कर देते थे, ह्यून-त्सांग, ठीक है, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये जहाँ भी गए, जिसके पास भी गए, आप अगर पूरी हिस्ट्री देखें, कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। जैसे हम हर्षवर्धन की बात करते हैं, शिवाइट थे, बाकी आप हिस्टोरिकल बुक्स में से 6th क्लास में और अलग जगह से भी कंफर्म कर सकते हैं, मिले वो कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से था। लोकेटेड इन दी अंतिचक विलेज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गंगे। एक क्वेश्चन ये भी था पहले कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऑन द रिवर्स ऑफ
कंगे है, मतलब कुछ तो बिल्कुल ही पास थी, लेकिन ऐसे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप हिस्ट्री वाइज पूछ सकते हैं। या फिर ये भी पूछा कि किंग धर्मपाला वाला भी पूछा गया था। हाँ, या फिर ये क्वेश्चन तो अभी भी पूछा गया था कि कब इसको अधिकार मिला, या कब तक ये पूरे अपने टॉप में थी, या फिर जैसे हमने देखा कि खिलजी डायनेस्टी की वजह से, मुगल इन्वेजन्स की वजह से सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा गया, जो बुक्स में भी लिखा गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो अनप्रडिक्टेबल थे, या फिर जब मैंने बताया कि सर्टन कीवर्ड से एक दो क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं जो इसी क्वेश्चन के जो पहले हमने करा कि लोड रो ट्रांसफ़र क्या है, हाई रो ट्रांसफ़र क्या है, कम्युनिकेशन वाइज दोबारा उसी पेपर में उसी का सेट है जी। 42 नंबर चल रहा है, ऑटोमेटिक ऑफ एन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में करा था। अगर मैं पूरा स्लाइड में से आपको दिखाऊं, ये 56 नंबर स्लाइड है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समय दीजिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखा था, ये भी आपके लिए ही है, सो दैट कि आप इसको देख पाएं कैसे सेम ही क्वेश्चन को पिक किया गया एक ही जगह पे। ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन था, लो रोड, हाई रोड, फॉरवर्ड एंड दी बैकवर्ड। ये बात क्लियर हो गया सभी को। तो ये दोबारा से हमें उसी पेपर में पूछा गया 6th क्वेश्चन के बाद दोबारा से, मतलब उस जो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पिक किया उसका काफ़ी इस तरीके का टेस्ट रहा होगा, या जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि एग्ज़ाम का जो एसेंस है वो इस तरीके का है। ठीक है जी, मेंटल सेट है, लो रो ट्रांसफ़र, हाई रो ट्रांसफ़र है यहाँ पर, ऑफन अनकॉन्शियस, और ये सेम ही वहीं से भी देखकर किया जा सकता था। ठीक होगा जी। डेवलपिंग सम नॉलेज स्किल टू द हाई लेवल ऑफ ऑटोमेटिसिटी, हाई रो ट्रांसफ़र इन्वॉल्विंग दी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, या फिर हाई रो ट्रांसफ़र में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी स्टडी किया था। इनकोडिंग, डिकोडिंग, हाँ ये दोनों वर्ड्स नए हैं, पॉलीसेमी और लैंग्वेज एक पैरोल वर्ड है। ये तीनों टर्म्स ही इंग्लिश की ग्रामर की टर्म्स हैं। अब आपको कि सर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश कैसे आ गया? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का बताया कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैनी मीनिंग्स, लिंग्विस्टिक सिस्टम, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैसेज अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कोड। आज हम जैसे शुरू करेंगे सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, तो जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, कुछ कोड्स के थ्रू, जैसे मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए का थर्ड है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कि सर का जो इंटेलेक्ट है या सर किस तरीके से स्टडी करवा रहे हैं, किस तरीके से रिसर्च करके वो बताते हैं, तो वो मेरी इनकोडिंग है, वो आप बाद में आप उसको कैसे डिकोड करोगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो, इसको ऐसे ही समझो, बाकी आपका पर्सनल विश है। ठीक है, डिकोडिंग का जो आंसर इन्होंने दिया बिफोर प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए कोड टू डिसाइफर ए मैसेज की, कि क्या मेरे को दिया गया, मैंने यहाँ से इनकोडिंग करा है कि ऐसे ऐसे होता है। पिछली क्लास के था, पिछला क्लास कौन सा था, जो सारा का सारा हमारा यूजीसी रिकॉर्ड किया हुआ, या जो मैंने ऑफलाइन में एक मैसेज आपको दिया था कि यूजीसी का टेस्ट ऐसा है एग्जाम का। ठीक है, और बाकी हम पॉलीसेमी और लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। The word newspaper in the following sentences, the object that got, we can't fire people and the company didn't get wet, still it is obvious that same word is used to refer to them both. The newspaper got wet in the rain, the newspaper read some of its editing staff. ठीक है, माइनस कर दिया ना। John was a good man, he donated a lot of money to the charity. Bill was a good painter, his drawings always were exciting to look at. ठीक है, गुड वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था, वर्ड गुड इन टू एग्जाम्पल्स। इन वन केस इट इज मॉरल जजमेंट, इन अदर केस इट इज जजमेंट ऑफ ए स्किल। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसेमी। अब सी का इन्होंने यूज किया हुआ वन, मैनी मीनिंग्स। पॉली वर्ड से भी हम देख सकते हैं कि पॉली, जैसे हम पॉलीगन वर्ड यूज करते हैं, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज का एक ही ऑप्शन बचा है, D2 लिंग्विस्टिक सिस्टम है, बट उसके साथ आपको ये वाला भी स्टडी करना पड़ेगा। ग्रामेटिक रूल्स, सोशल कन्वेंशंस, जैसे नॉर्मली मैं कम्युनिकेशन में बताता हूँ कि जैसे रेड कारपेट है, ग्रीन कारपेट है, यूरोप और अलग अलग सिस्टम है कि कितने हैंडशेक करने हैं, या फिर आपने कैसे वन टाइम ऐसे मिलने गले लगना, 2 बार लगना है, 3 बार, है ना। तो इस तरीके से पैरोल इज़ द इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ स्पीक। मैंने सोचा कि अगर ये आ सकता तो ये भी आ सकता है, इसीलिए ये आपको मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया कि ये भी भाई क्वेश्चन चूज किया जा सकता है। यहाँ तक हमने इकोनॉमिक्स का जो 3rd जन को एग्ज़ाम हुआ था
पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। जितने भी टोटल क्वेश्चन थे मीन्स 50% हमने कंप्लीट कर लिया। रेस्ट आपको जैसे जैसे वीडियोस अपडेट होती हैं आईसीटी के और सबकी, उसमें आता रहेगा। जितने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यही मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन टीच करता हूँ। कोई भी डाउट होगा आप ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन आप रिव्यू डालकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और उसी टेस्ट को और उसी एसेंस को प्लीज़ बना कर रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम जो जून में होने वाला है वो भी क्वालिफाई हो। टेक केयर। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे हम 3-4 डेज दीजिए, उसका R&D कंप्लीट हो चुका है, बस उसको PPT में डाल के आपको मैं समझाऊंगा। सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा PDF जो 10 पेपर्स आएगा, यानी कि जो हमने सेट बनाया है 500 क्वेश्चंस का PDF आपको ऑलरेडी डायरेक्टर सर ने शेयर कर दिया है, ठीक है जी, ग्रुप में। उसको भी साथ साथ एनालाइज करना शुरू करिए जैसे मैंने आपको एनालाइज करके बताया है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छे से पढ़िए और अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। थैंक यू।